बढ़ा लेते हैं, जहाँ लगता टाटा है वहाँ की सीख लेते हैं। टाटा कौन से उसमें है साहब? टाटा की कौन सी उसमें है? टीसीएल में? हाँ, TCL में, टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड में। पहले वेरी गुड। ये था विदेश संचार निगम लिमिटेड, PSU था, तो हमने एज ए सरकारी कंपनी ज्वाइन किया। 2 में डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, तो उसके बाद में वो प्राइवेट सेक्टर में चले गए। 1998 के आसपास शायद BSNL था। 2002 तक BSNL था, PSU 2008 तक भी इसका नाम BSNL था। फिर 2008 में टाटाज ने फिर इसका नाम बदल तो कम्युनिकेशंस कर दिया, तो क्योंकि उन्होंने कुछ BSNL हैज नो कंसर्न विद BSNL, बी फॉर आ, बी। जब PSU थे तब कंसर्न था कि BSNL वाज, जो इंडिया का जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है वो BSNL के थ्रू होता था, मैंडेट वो था। और जो था वो DOT का ऑफशूट है। DOT की जो 2 विंग थी, एक रेगुलेटरी और एक सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर विंग थी, उसको भारत संचार में कन्वर्ट कर दिया, और रेगुलेटरी विंग जो अभी है, तो कंसर्न था जब ये BSNL स्टिल एग्जिस्ट कंट्री भैया? BSNL नहीं है, उसका गवर्नमेंट ने अभी 31 मार्च 2000 जो 27% स्टेक था वो भी एग्जिट कर दिया है उन्होंने। सो नाउ इट उसको इज याद टोटली कर सके। 100% एंटिटी। वेरी तरक्की पे है साहब देश। तो वो है सरकार लाल सिंह जी की, वो तरक्की पे है, सब बेचे हाँ, जाते गाँव में गवर्नमेंट मिल रहा है, तरक्की नहीं है। देख लो 27% भी बेच दिया बचा हुआ। और इससे क्या आपका आपकी जो जो कम्युनिकेशन है बढ़ा नहीं क्या? कुछ संत साहब बताएंगे हम लोग पूछे। बड़ा कुछ नहीं है, वो तो बिक रहे हैं जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छा, इसके पीछे रीजन ये है, पीछे रीजन मेन जो है, आज जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं करीब करीब वही सब्जेक्ट है। ये आज डिस्कस कर रहे हैं जो गवर्नमेंट के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं लाल सिंह जी, वो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास लैंड बैंक जो है सर एक आप तरह अपने से। माइक बंद करिए, सभी लोग सभी अपने माइक बंद करिए प्लीज। 11:30 पे एग्जैक्टली हम बंद कर देते हैं, आपसी वार्ता बंद करिए। सभी को नमस्कार। 1 मिनट हमारा ऊपर हो गया। आज के सेशन के हमारे मेन पैनलिस्ट हैं शशि सोनेवल, और जो महाराष्ट्र से हैं, एक क्रांतिकारी, इंच इंच की लड़ाई में अपना कदम रखा और बहुत लंबी लंबी यात्राएं भी की, और मुझे भी सौभाग्य मिला कि इनके साथ काम करने का। और दूसरे पैनलिस्ट हमारे जो हैं वो हैं DFO साहब। तो ये मांगीलाल जी बेड़ा, आप अपना स्क्रीन शेयर बंद करिए प्लीज, वरना मैं बाहर कर दूंगा आपको। आपका स्क्रीन शेयर बंद करिए। आज क्या पता, कई लोग यूं ही आज जुड़ लेते हैं लिंक के साथ में, यूं ही चलते हैं। तो मैं शशि सोनेवल साहब, मैं अपना विषय प्रवेश करते हुए आपसे निवेदन कर दूं कि सरकार की जमीन हथियाने की जो नीति है, उन्हीं के इर्द गिर्द हम अपनी बात को रख रहे हैं। और हम जो 3 बिल है, इसके तहत जमीन हथियाना का एक अलग मेथड है, इंडस्ट्री के लिए अपना एक मेथड अलग है, और आदिवासियों से जमीन छीनने का एक मेथड अलग है। इन सब बातों को लेते हुए इसके अंदर कुछ बदलाव, जो 125 साल पुराना लैंड एक्विजिशन का बिल था, उसको मनमोहन गवर्नमेंट ने 2013 में चेंज किया, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने उसमें कई तरह की कई बातें लगा करके और उसमें कुछ ऐसे बदलाव कर दिए जिसमें कॉरपोरेट के लोग जो है उसके अंदर अपनी आराम से अप्रोच बना सके। इन्हीं सब बातों को लेकर के समाहित करते हुए शशि सोनेवल सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात को, हम 40 मिनट का जो टाइम जो है कुल देंगे, 15 मिनट इनको, 25 मिनट उनमें, तो 25 और 30 मिनट में आप अपनी बात को रखें। और हमारा जो जिज्ञासा, हमारा जो फोकस पॉइंट है, वो फोकस पॉइंट ये है कि इसके अंदर किसान की जमीन, सरकारी जमीन को छोड़ के जहां कहीं सरकारें दखल कर रही है, इंटरफेरेंस कर रही है, उनके अंदर हम
कौन सी ऐसी बात को पकड़ें, कौन सा ऐसा मुद्दा लें और कौन से ऐसे एजिटेशन का पार्ट बनाएं, कौन से इन प्रेशर ग्रुप को जो जहां बॉर्डर पे लोग बैठे हैं उनको भी हम बता पाए। इन सब बातों को समाहित करते हुए प्लीज आप अपने उद्बोधन को शुरू करें। आप कम से कम 25-30 मिनट में अपनी बात को कर दें, फिर डीएफओ साहब जो हैं वो अपना देंगे। सोनेवल सर। साथियों को नमस्कार। शुक्रिया हमानंद जी। विषय जमीन हथियाने को लेकर हम लोग जितने भी एक्टिविस्ट लोग हैं, समाज में काम करने वाले लोग हैं, समाज के यूट्यूब डायरेक्ट कर दिया किसी को सुनो। तो समाज के भीतर जो काम करने वाले हमारे जैसे तमाम लोग हैं, हम इन सारे जमीन के संदर्भ में काफी है, और जो सत्ता है वो भी सेंसिटिव होती है, क्योंकि जमीनी सत्ता का समीकरण तय करती रहती है, देख चुके हैं। तो उस इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा, हम अपने वर्तमान पे आ जाते हैं। योजना के लिए सरकार की तरफ से जमीन अधिग्रहण करना, तो अंग्रेजी शासनकाल में जो 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट था, मालिक की भूमिका में थे और हम गुलाम की भूमिका में रखे गए थे। तो ये स्वाभाविक था कि सरकार अपने से ये कहे कि हमें जैसे जमीन चाहिए वैसे हम लोग जमीन लेंगे, जिस कारण के लेंगे और आपको देनी पड़ेगी, और आपके जमीन का कितना मुआवजा होना चाहिए, आपका ही करना चाहिए, इसके बारे में भी हम अपने तरीके से बात करेंगे। तो 1894 वो अपनी जगह पे रहा, लेकिन उस एक्ट में कि भाई जिसकी भी जमीन ली जा रही है कम से कम उसको ये कि तेरी जमीन मैं लेने वाला हूं, तेरी कोई ऑब्जेक्शन है क्या। तो हम लोग फिर सेक्शन 3, 4, 5 के प्रोसेस में चले जाते, और 1894 के लैंड एक्विजिशन एक्ट का अनुभव भी हमने देखा है, मतलब मेरा तो, और 2013 का एक्ट का भी हम देख रहे हैं, मैं उस पर बाद में आता हूं। लैंड एक्विजिशन के बाद किसी भी परियोजना के लिए जहां भी जमीन, उस जमीन पर रहने वाले और उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के जिंदगी पर प्रभाव, पर्यावरण पर प्रभाव होता है, इसके लिए LARR का प्रोविजन, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन। अब ये जो प्रोविजन, ये जो कानून आ गया 2013 में, इस रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट को एक साथ जोड़ दिया, जो जयराम रमेश कल जो क्लिप भेजी थी वो मैंने देखी। ठीक है, ये बात तो सुनने में अच्छी लगती है कि भाई जमीन ली है उसको कंपनसेशन देने के बाद भी उसी कानून में कह दिया है कि एमिनेंट डोमेन, जो सत्ता बनी हुई है सरकार के पास, जो और जमीन के अधिकार को लेकर जनता ने जो संघर्ष करके जमीन का अधिकार प्राप्त किया है, कॉन्ट्रडिक्शन है बेसिकली। उस कॉन्ट्रडिक्शन में चूंकि मैं जोतने वाला हूं, जमीन जोतने वाला मालिक हूं, मेरा फंडामेंटल राइट है कि नहीं है कि मेरी या नहीं दूं, इस बात को ये कानून दरकिनार कर देता है। और सारी चर्चा को प्रोजेक्ट सेंट्रिक लेकर गए कि भाई फलाना आ रहा है तो उस प्रोजेक्ट को लोगों की सहमति है कि नहीं है आने के लिए। मुझे उससे मतलब ही नहीं ना कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, आधा एकड़ जमीन है, वो मैं देना चाहता हूं कि नहीं देना चाहता हूं, सवाल है। इन सवालों को बाजू में कर दिया गया। तो ये बात हम लोग को समझ लेनी चाहिए नटशेल में। अब दूसरी बात इसमें आ जाती है कि
कंपनसेशन और रीसेटलमेंट, इन शब्दों में फंस जाने के बाद होता यह है कि उस एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट आपको करना जरूरी है। उस प्रोजेक्ट को लेकर आपको एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना आपको जरूरी है। हाँ, तो कोई भी प्रोजेक्ट के लिए EIA और SIA ये आपको कर गया LARR के आने के बाद। कानूनी प्रोविजन जो आगे, प्रावधान जो आ गया वो इस तरह से, ठीक है। अब EIA और SIA की पूरी जो संकल्पना है वो 60-70 के दशक में से उभरी हुई है। अमेरिका से हमारे पास आ गई, बाकी पूंजीवादी देशों में रहना रही। उस अवधारणा ने पर्यावरण का जो भी नुकसान किया, उस नुकसान बाद धीरे धीरे वो बोलने लगे कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो प्रोजेक्ट पर्यावरण को नुकसान करता है। आने से पहले एक पर्यावरणीय असर, एनवायरमेंट इम्पैक्ट का असेसमेंट शब्द है, एक असेसमेंट करना चाहिए। असेसमेंट करेंगे तो फिर उसमें क्या में क्या दुरुस्ती लाई जा सकती है, उसमें क्या ठीक ठाक किया जा सकता है, इसकी बात हो। मतलब आपकी जो डेवलपमेंट की लाइन है वो आप उसमें कोई चेंज नहीं करोगे डेवलप की, और डेवलपमेंट की लाइन के तहत आप कोई भी XYZ प्रोजेक्ट लाते हो, XYZ प्रोजेक्ट के कारण, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कारण एक एनवायरमेंट में उसका हम लोग असेसमेंट कर लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं और उसमें कुछ बदलाव सुझाव, लेकिन उससे आप प्रोजेक्ट को रद्द नहीं कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट अपने जगह पर रख रहे हो, खाली उसमें 19-20 का फर्क। तो EIA नहीं होने के कारण या EIA का नेगेटिव रिपोर्ट आने के कारण प्रोजेक्ट को पूरी तरह से खारिज किया गया है, पूरी तरह से। ऐसा कोई भी उदाहरण, और आप में से किसी साथी के पास होगा तो मेरी जानकारी में जानकारी मेरी बढ़ जाएगी। मेरी जानकारी में ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट इस देश में नहीं है जहां पर पर्यावरणीय नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद वो प्रोजेक्ट को खारिज किया गया, वो हमारे यहां भी हम देख रहे हैं, लेकिन खारिज नहीं हुए अब तक, नंबर 1। दूसरी बात, LARR का 2013 आने तक हमारे यहाँ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 1986 में बना था, उसमें कई सारे नोटिफिकेशन लाते लाते 2013 तक ही उसको डाइल्यूट, और अभी जो 2020 के नोटिफिकेशन को लेकर हंगामा हो गया कोरोना, प्रकाश जावड़ेकर के मिनिस्ट्री की तरफ से, तो वो कुछ था नहीं, क्योंकि एनवायरमेंट इम्पैक्ट को असेसमेंट सैबोटाइज कर सकते, उसको जितना डाइल्यूट कर सकते उतना प्रोजेक्ट को, तो उस लेवल पर ये EIA का आ गया। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, लोग अनुभव की तरफ में आता हूं, कानून एक बात है कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए उसमें अफेक्टेड फैमिलीज का कितना अफेक्टेड फैमिलीज है, उसके इर्द गिर्द लोग है उनका क्या होगा नहीं होगा, उसके लिए कंपनसेशन का क्या बात होना चाहिए, ये सारी चीजें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में। और कोई भी परियोजना लागू होने के पहले ये सारी चीज ये मैंडेटरी है, अनिवार्य। अब हमारे यहाँ उदाहरण के, हमारे यहाँ मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे बन रहा है, लगभग वो अभी बनने के इम्प्लीमेंट, क्योंकि उसका भूमि अधिग्रहण लगभग हो गया। क्या हुआ उसमें, मुंबई में उन्होंने भूमि अधिग्रहण की नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट के तहत, ठीक है, LARR 2013 में आया है, ये प्रोजेक्ट 2011 से चल रहा था, 14-15 के बाद से शुरू हुआ और आज 2020 चल रहा है, 21 चल रहा है। तो LARR के खंड में आई हुई ये बात है, ठीक है। तो एक्विजिशन क्या किया जा रहा है, नेशनल हाईवे एक्ट के तहत कर रहा है, LARR के तहत नहीं किया गया। ये कंपनसेशन जो है, मुआवजा जो है, मुआवजा LARR के तहत लिया गया। तो कॉन्ट्रैक्ट दो अलग बात हो गई, एक कानून से आप भूमि अधिग्रहित कर रहे हो और दूसरे भूमि का मूल्यांकन करते हो, उसका मुआवजा दे रहे हो। तो मुआवजा को
हमको लगेगा कि न्यायोचित है, कानून के तहत हो रहा है, क्योंकि वहां पर जमीन मालिक और जमीन पे जिनकी रोजी रोटी है उन लोगों का भी ख्याल रखा गया है। अब इससे जुड़ा हुआ तीसरा, कॉम्पेंसेशन आपको देना है तो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट आपको करना पड़ता है। तो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में किया गया, उसमें उसने साफ रूप से कहा कि LARR के जो 5 वाइटल कैटेगरीज है, जरूरत नहीं है उसमें है, क्योंकि लीनियर प्रोजेक्ट है। ठीक है, फडणवीस सरकार के दौरान राज्यपाल ने उस तरह का नोटिफिकेशन भी निकाला, शेड्यूल एरिया में भी लीनियर प्रोजेक्ट के लिए कोई ग्राम पंचायत का पैसा कानून के तहत परमिशन की जरूरत हाईवे एक्ट के तहत कर देते हो, तो कि उसके लिए SINI की EI की जरूरत नहीं है। मुआवजा LARR के तहत हम, और SIA इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ADB की गाइडलाइंस में आ जाता है, एशिया गाइडलाइंस में आता है।